नमस्कार, देवभूमि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड इस हफ्ते में आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए भीड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में आने वाले सर्दी जुकाम बुखार और सांस लेने से संबंधित मरीजों की आरटी-पीसीआर जांच भी जरूरी कर दी गई है। एसओपी में कहा गया है कि सैंपलों को अनिवार्य रूप से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में भेजा जाए। कोविड को लेकर जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है, जो जानकारियाँ आई, हम लोगों ने भी तय किया है कि जो जून में हमारी गाइडलाइन जारी हुई है उसी के आधार पर काम करेंगे और जागरूकता और सतर्कता दोनों पर विशेष ध्यान देते हुए एक तो वैक्सीनेशन हमारे यहाँ लगभग 100% हो चुका है। बूस्टर डोज लगाने का भी जो है हम सभी से अपील करते हैं, सबसे कहते हैं कि बूस्टर डोज लगाएं और जो जरूरी सावधानी है वो बरतें और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार राज्य सरकार भी काम करेगी। उत्तराखंड एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। ये बदमाश पिछले 5 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था। इस बदमाश का नाम राजू दास बताया जा रहा है। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि राजू दास और उसकी गैंग ने मिलकर मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। एक बड़ी सफलता आज हमारे हाथ लगी है। 1 लाख रुपए का इनामी जनपद हरिद्वार से घोड़ासन गैंग का एक मेंबर है राजू दास, इसको महाराष्ट्र में शिरडी से गिरफ्तार किया गया है। ये काफ़ी नोटोरियस गैंग है। ये गैंग मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया कई जगह पर क्राइम कर चुका है। इनका मेन जो फोकस होता है, जिसको टारगेट करते हैं, ये मोबाइल के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, उनको टारगेट करते हैं। देहरादून पुलिस मुख्यालय में 22 दिसंबर से पुलिस मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मंथन शिविर का आज समापन हो गया। इस मंथन शिविर में पुलिस और जनता के बीच कैसे दूरी कम हो, पुलिस से जनता कैसे बर्ताव करे, पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी हो जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। हमने ये हमारी पुलिस के साथ मंथन, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है वो एसपी एंड अबो के साथ हो रही है, तो हमने वर्टिकल इंटरेक्शन सेशन रखा है आज, जिसमें कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक साथ बैठे हैं 15 मेजों पे, और उसमें हर चीज पे हमने बहुत ही गहराई से चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी हम अपनी कैसे सुधारें। जब हम ऑपरेशनल काम करते हैं उसमें हमें व्यवहारिक कठिनाइयां क्या आ रही हैं, उसमें और क्या क्या बदलाव की जरूरत है, पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग, उनका कल्याण, उनके जो कार्मिक के मुद्दे हैं उसमें क्या चेंजेस की जरूरत है। तो इन सब मुद्दों पर आज हमने बहुत ही गहराई से मंथन किया है। राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है। राज्यपाल की मुहर लगने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में धर्मांतरण के कानून को सख्त करने की आवश्यकता थी। ये देखने में आ रहा था कि लोगों को लालच, प्रलोभन आदि देकर तेजी के साथ धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण कानून चूँकि पूरे उत्तराखंड राज्य की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और समय समय पर जिस प्रकार की जानकारियां आई हैं, जिस प्रकार से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है, उनको बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातों से लगातार धर्मांतरण का काम किया जा रहा था और ये बदस्तूर जारी था। उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक कड़ा कानून जरूरी था, जिसको हमारी सरकार ने हमने तय किया कि उत्तराखंड के अंदर जो भी अब धर्मांतरण के मामले में कहीं भी पाया जाएगा, जो भी इस प्रकार के गलत काम करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और आज महामहिम जी ने भी उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है। इस हफ्ते शुक्रवार को प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग में सीएमओ, एएनएम और नर्सिंग समेत कई पदों पर नियुक्तियां की गई। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने 600 सीएचओ, 820 एएनएम और 1050 नर्सों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आपको बताते चलें कि प्रदेश सरकार अगले वर्ष मार्च तक स्वास्थ्य विभाग में 10,000 और नियुक्तियां देने की तैयारी कर रही है। आज हेल्थ डिपार्टमेंट में सीएचओ 604 के आज जो प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति पत्र हैं, उनको प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ये क्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी हमारी ये रिक्तियां हैं, जितनी भी नियुक्तियां होनी है, उन सभी पर हम नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहे हैं और तेज़ी से इस पर काम चल रहा है। लोक सेवा आयोग में भी अभी 7,000 पदों पर
भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ चल रही है और जो 20,000 के लगभग पद हमारे खाली हैं उन सभी को भी जल्दी ही उनके अध्याचन निकाले जाएंगे, उनकी प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाएगी। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी मेरे साथी गणों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं उन सभी की तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की नींव पर रखा गया एक और पुल टूट गया। देहरादून से जौलीग्रांट एयरपोर्ट रोड पर भोपाल पानी पुल का एक हिस्सा गुरुवार की सुबह ढह गया। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। 8 करोड़ की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन के बाद पहले दिन ही इसमें दरार देखने को मिली थी। बहुत बुरी स्थिति है और सौभाग्य कहूंगा कि सुल्टे साइड का पुल टूटा। अगर कहीं ये दूसरी तरफ को जहां और ट्रैक्स हैं वो टूटा होता तो निश्चित वहां बसासत है, लोगों की दुकानें हैं, घर हैं, अगर वहां करा होता तो शायद कोई कैजुअलिटी भी होती और इसमें भी कुछ लोग बचे हैं बाल बाल। तो और उससे पहले भी जो सोंग नदी में जो हुआ है उसका आपको संज्ञान लाना चाहता हूँ। आदरणीय नेगी जी जो समय हमारी जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि ये खतरा है, पुल टूट सकता है। उसके बावजूद भी ना तो अधिकारियों ने, ना मंत्री ने, ना सरकार ने कोई संज्ञान लिया और वो पुल टूटा। उसमें लोगों की मृत्यु हुई जिस दिन पुल टूटा, आप सब इस बात की जानकार हैं। और उसके बाद जब उन्होंने लिखा था पत्र, ये लिखा था 25-30 लाख रुपए में बंदे बन सकते हैं, इसको रोका जाए। अब पुल टूटने के बाद एक तो पुल की जो बनी हुई लागत थी उसका नुकसान हुआ और 3 करोड़ रुपया अभी और लगा है केवल अप्रोच रोड बनाने में और बंदे बनाने में। तो ये जो राजस्व का नुकसान सरकार को हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार सरकार के उन कर्मचारी अधिकारियों को जिन्होंने जिला पंचायत सदस्य के द्वारा लिखी गई कार्रवाई पर कार्रवाई नहीं की, अन्य लोगों के उस पर नहीं की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। इस गुरुवार को उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। योगेश भट्ट उत्तराखंड में विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। शपथ के बाद नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया गया, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने अपनी प्राथमिकता बताई और आयोग के बारे में जानकारी भी दी। जहाँ तक जिम्मेदारी का प्रश्न है तो मेरा एक मानना है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कोई भी आयोग सरकारें जब गठित करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है और सबसे बड़ी मंशा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की, सुशासन लाने की और फाइनली हर संस्था क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने का उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और मैं आप लोगों के बीच रह गया अब, क्योंकि अभी दूसरी भूमिका बदल गई, अभी टेबल के इधर आ गए, कल टेबल के उधर थे, तो वहाँ रहते हुए तो हम ये समझे हैं कि कहीं ना कहीं संस्थाओं में क्या होता है कि जो उसका मूल उद्देश्य होता है धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य से भटकती चली जाती है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि उसके लिए सरकार को दोषी मानते हैं, किसी दूसरे। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं दोषी हम सब लोग हैं, जो सरकार में है, जो पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं जो जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं सबका कहीं ना कहीं उसमें जो है दोष है। और जहाँ तक ये सूचना अधिकार अधिनियम उसकी बात है तो मुझे लगता है कि पत्रकार के तौर पर भी मैंने इस बात को महसूस किया है कि एक मौलिक अधिकारों को मजबूती देने वाला है, लोकतंत्र को मजबूती देने वाला एक बहुत मजबूत एक्ट है। उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट से इनकी याचिका खारिज होने के बाद ये सभी 228 पूर्व कर्मी विधानसभा के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की सिर्फ एक ही मांग है। ये कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 के बाद तैनात किए गए कर्मचारियों पर ही क्यों कार्रवाई की। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी पर भी कई सवाल खड़े किए। 23 सितंबर 2022 को हम लोगों को डीके कोटिया जो जांच समिति थी उसमें हमको बाहर किया हुआ है, जबकि अवैध भर्तियां, बैकडोर भर्तियां 2001 से 22 तक हुई हैं। और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 तक सारी बैकडोर भर्तियां हैं, नियम विरुद्ध हैं, अवैध नियुक्तियां हैं। तो आखिर ये कार्रवाई, ये बीमारी जड़ से साफ क्यों नहीं हो रही? हमें न्याय चाहिए। क्या हमारा क्या दोष है, एक बार बताइए। अगर हम यहाँ पे आए हैं, विधानसभा में आए हैं, कोई भी पूरे उत्तराखंड में किसी को भी नौकरी पाने का अवसर मिलता तो हर कोई आता, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आता, मना करता, कोई नहीं करता। अगर हम अवैध हैं, हम तदर्थ नियुक्ति अवैध हैं, तो ये 2016 से जो अवैध भर्तियां हैं ये कैसे वैध हैं? हमारी बात तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैडम ने इतना आधा अधूरा न्याय क्यों किया? मैडम बोलती है कि कठोर निर्णय लिया है, तो कठोर निर्णय पूरा लीजिए ना, आधा निर्णय कैसे लिया गया? आधे लोगों को तो आप
धन्यवाद भोज करा दिए हैं और आधे लोगों को आपने ऐसे बाहर फेंक रखा है, जबकि आप खुद कहती हैं, खुद आप काउंटर एफिडेविट देती हैं कि अवैध भर्तियां हैं। तो 2001 से 2016 वालों पे क्यों कार्रवाई नहीं की गई? बागेश्वर जिले के विवेकानंद विद्या मंदिर मंडलसेरा में पढ़ने वाले 11वीं के छात्र राहुल बिष्ट ने घर में रखे कीटनाशक को खा लिया। उपचार के दौरान इस छात्र की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक राहुल बिष्ट जोशी गांव का रहने वाला था। 2 दिन से मृतक राहुल बिष्ट स्कूल नहीं गया था। बताया जा रहा है कि देर रात जब उसके पिता ने अपने बेटे पर स्कूल जाने का दबाव बनाया, उसके बाद उसने गुस्से में कीटनाशक दवा खा ली। सर, ये कल की घटना है। एक बच्चा है राहुल बिष्ट, सन ऑफ लक्ष्मण सिंह बिष्ट, यही जोशी गांव का रहने वाला है। विवेकानंद स्कूल में पढ़ता है, बता रही है 11th में पढ़ता था। 1-2 दिन से स्कूल नहीं गया होगा, तो वहाँ से स्कूल से मैसेज आया होगा परिजनों के लिए कि बच्चा स्कूल नहीं आ रहा करके। तो इसी में थोड़ी पिताजी ने थोड़ी सी डांटा होगा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। इसी बात को लेकर के इसने कोई जहरीला पदार्थ खा दिया, जिसे रात में ही अस्पताल भर्ती किया गया था, लेकिन उपचार के दौरान इसकी डेथ हो गई। उत्तराखंड इस हफ्ते में इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।